नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप खबर जान ही चुके होंगे, अभी तक ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी उनका हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो चुका था और ये खबर आ रही थी कि अब वो लापता हैं और अब ये कंफर्म हो चुका है कि उनकी मृत्यु इस हेलीकॉप्टर क्रैश में हो चुका है। ये ईरान के मीडिया के द्वारा ही जानकारी दे दिया गया है, तो अब इसे आधिकारिक तौर पर इसे यह जानकारी माना जाए कि उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, रविवार का दिन जो है वैश्विक लिहाज से अगर देखें, विश्व राजनीति के लिहाज से देखें तो बहुत बुरा साबित हुआ, काफी उथल पुथल वाला देखने को मिला रविवार का दिन। और अब यहां से एक नई चर्चा शुरू हो गई है। अब ये सब बातें तो हम समझ चुके हैं कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, ये सब चीजें, लेकिन एक नई बातें यहां से जो शुरू हो गई है और वह मुद्दा अब ये हो गया है कि जैसा कि आप यहां देख भी रहे हैं कि क्या मोसाद ने लिया ईरान से बदला। तो दो तीन बातें हैं यहां पर जिस पर हमें ध्यान देना है। एक तो मोसाद की चर्चा किया गया है, तो हमारे लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि यह मोसाद है क्या चीज। पहली चीज तो हम इसे भी समझ लेंगे। दूसरी बात, ईरान से बदला लेने की बात की गई। ठीक है, तो ईरान ने इससे पहले क्या किया था मोसाद के लिए कि फिर बदला लेने की आवश्यकता पड़ गई, यह कहा गया। और बदला लिया तो क्या बदला लिया, किस तरह से ये चीजें, और ये वाकई सच है भी कि नहीं। यहां पर आपको इजराइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू जी दिख रहे होंगे और यहां पर जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, ये दिख रहे हैं। तो ये क्या कनेक्शन है, और यह बातें अब और सामने आ गया है कि इन सब वजहों से मिडिल ईस्ट की जो है पॉलिटिक्स वह और ज्यादा यहां पर अस्थिर हो सकता है, वहां की स्थिति और खराब हो सकती है। कई देशों में गृह युद्ध की समस्या हो सकती है, कई देश आपस में भिड़ सकते हैं और मामला इतना बिगड़ सकता है कि यह थर्ड वर्ल्ड वॉर की अब समझ सकते हैं कि यह आखिरी घंटी बज चुकी है। इससे पहले भी रूस के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन साहब ने, उन्होंने कहा था, जो उनका यूक्रेन के साथ संघर्ष चल रहा है, तो उन्होंने कहा था कि हम थर्ड वर्ल्ड वॉर से एक कदम दूर हैं। यह बात तब उन्होंने कहा था जब रूस पर बहुत तरह के प्रतिबंध पश्चिमी देशों के द्वारा, अमेरिका के द्वारा लगा दिया गया था यूक्रेन युद्ध को देखते हुए। अब ये सब बातें जो है और किस तरह से इजराइल इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, भारत के लिहाज से ये चीजें भी हम समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर सबसे पहले अखबारों की कटिंग पे देखिए यहां पर यह कंफर्म है कि क्रैश हो चुका था हेलीकॉप्टर और ये बताया गया कि किस तरह से क्या क्या घटनाक्रम हुआ, ये सब चीजें आपको यहां देखने को मिल जाएगा। लेकिन वहां पर जो चीजें हो रही है अब यहां पर कि जो क्रैश हुआ है उसको लेकर के किस तरह की स्थिति बन रही है, ये आप तस्वीरों में देखिए। कहा जा रहा है कि ये जो काफिला था हेलीकॉप्टर का, वो 3 हेलीकॉप्टर इसमें था। ठीक है, चीजें समझिए कि क्या किस तरह से घटना हुआ है। 3 हेलीकॉप्टर इसमें था, तो 3 जो था इसमें से 1, 2 और 3 ये दोनों सुरक्षित पहुंच चुका। अब समझिए बहुत बड़ा संयोग है ये माना जा रहा है कि क्या ये मोसाद के द्वारा प्री प्लान्ड सब चीजें हैं, क्योंकि देखने से कुछ ऐसा ही पता चल रहा है। 3 हेलीकॉप्टर जाता है ये और 3 में से 2 सुरक्षित निकल जाता है। ठीक है, 2 वापस लौट आता है जिसमें अधिकारी हैं, लेकिन एक हेलीकॉप्टर जो क्रैश होता है, संयोग की बात क्या है कि इसी हेलीकॉप्टर में ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी रहते हैं। और सिर्फ यहां पर इस हेलीकॉप्टर में इब्राहिम रईसी नहीं बल्कि ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर भी सवार रहते हैं, एक धार्मिक नेता भी हैं। कुल मिलाकर के इस हेलीकॉप्टर में 9 लोग हैं, एक भी लोग जो है जीवित नहीं मिले, मलबा में तब्दील हो गया ये जगह। दूसरी बात यहां पर एक चीज क्या है कि अजरबैजान ये लोग गए थे, वहां से वापस लौट रहे थे। अजरबैजान क्यों गए थे, तो पूर्वी अजरबैजान में इनका जाना हुआ था। ये जगह अगर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर देखिए ये जो जगह पर जाता है, यहां पर आप नजर डालिए, ये जो अजरबैजान है, ठीक है, और अजरबैजान के इस एरिया में इनका जाना होता है। ये अजरबैजान आपको दिख रहा है मैप पर, तो यहां पर ये घटना होता है। पूर्वी अजरबैजान में दरअसल एक नदी है, उसका नाम है अरास नदी। ठीक है, क्या नाम है, अरास। अरास रिवर पर एक डैम बनाया गया, एक बांध का निर्माण हुआ, और यह बांध जो है साझा बांध है, ईरान के द्वारा भी और अजरबैजान के द्वारा भी। तो यहां पर इसका जो फायदा मिलने वाला था वह ईरान को भी मिलता और अजरबैजान को भी मिलता। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये यहां पर उद्घाटन करने के लिए गए। ठीक है, अब देखिए चीजें,
यहाँ पर ये उद्घाटन करने जाते हैं। ये आपको तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर आपको दिखेगा, देखिए ये जाते हैं बांध का उद्घाटन करने के लिए। ये जो है शीर्ष नेतृत्व अजरबैजान के हैं, चीजें वहां पर संपन्न भी होता है। इसके बाद ये वापस लौट रहे होते हैं। जब पूर्वी अजरबैजान से वापस लौट रहे होते हैं उस समय ये घटना घटता है। कहा जा रहा है कि मौसम वहां का बहुत खराब है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देखे भी होंगे। देखिए इस तस्वीर में आपको ये चीजें देखने को मिलेगा कि मौसम कितना खराब है। ग्रामीण इलाका है और ग्रामीण इलाका के साथ साथ पहाड़ी इलाका है, जंगल है। तो यहाँ पर जो मलबा जो है वह भी नहीं मिल पा रहा था। 17 घंटे तक यहाँ पर सर्च ऑपरेशन रहा, जाना बहुत मुश्किल था इस जगह पर। रूस ने अपना मदद करने के लिए वहां पर भेजा, चूंकि रूस का ईरान के साथ अच्छा संबंध रहा है पिछले दिनों में। तुर्की ने मदद किया और इन सब वजहों से जो है किसी तरह वहां तक पहुंचा जा चुका है अब। और ये कंफर्म करने की कोशिश अब लगभग ये हो चुका है कि हाँ स्थिति ये है कि अब कुछ भी यहां से सामने नहीं आ रहा है। हालांकि एक जो होता है ब्लैक बॉक्स का नाम आपने सुना होगा। ब्लैक बॉक्स से चीजें जानकारी में मिल जाएगा कि एग्जैक्ट हुआ क्या था, आखिरी में किस तरह की घटनाएं हुई थी, ये सब चीजें पता चल जाएगा। तो ब्लैक बॉक्स अभी तक नहीं मिला है जो एग्जैक्ट पता चल जाए कि तकनीकी क्या खराबी हुआ था। अब तकनीकी खराबी हुआ था कि क्या चीजें थी, ये सब एक निश्चित तौर पर समस्या का जो है अब बिंदु बनने वाला है। इस हेलीकॉप्टर का नाम था बेल 212। अब मजे की बात है, यह हेलीकॉप्टर कहां से ईरान ने लिया था पता है आपको? यूएसए से। यही पॉइंट आ रहा है कि यह हेलीकॉप्टर जो खरीदा गया था वह अमेरिका का हेलीकॉप्टर है और अमेरिकी हेलीकॉप्टर से ये जा रहे थे और वहीं से वापस लौटे थे वो उद्घाटन करने के बाद। और इसी हेलीकॉप्टर में ये सब चीज हो रहा है। पिछले दिनों जो है ईरान के साथ तानातानी लगातार जो है अमेरिका का बना हुआ है, ईरान के साथ इजराइल का संघर्ष चल रहा है। तो इन सब चीजों की वजह से जो है लगातार समस्या बन रहा था और इस बीच में ये घटना घट गया और कंफर्म हो गया। उसके बाद ट्विटर पे ट्रेंड चलने लगा, एक्स प्लेटफॉर्म जिसको आजकल कहते हैं। देखिए हैशटैग ईरान, मोसाद, चाइना रसिया भी यहां पर, क्योंकि चाइना रसिया के बीच एक समझौता हुआ है। इस सब वजह से देखिए ईरान और खैमनेई। ये खैमनेई कौन है? दरअसल ईरान के जो प्रेसिडेंट होते हैं वह वहां के सर्वोच्च नेता नहीं होते हैं। वहां का सर्वोच्च नेता जो होता है एक धार्मिक नेता है, ठीक है, उनका नाम है अली खैमनेई, ये सर्वोच्च नेता। और कहा जा रहा था कि इब्राहिम रईसी जो है, जो प्रेसिडेंट अभी थे, ये जो है इसके उत्तराधिकार हो सकते हैं। ये बातें सामने आ रहा था, लेकिन अब तो ये चीजें नहीं है। हैशटैग मोसाद देखिए लगातार चर्चा में आ रहा है कि क्या मोसाद की ये प्री प्लान्ड है चीजें। यहां पर जब कंफर्म हो गया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। रात भर ईरान के लोग जो है सड़कों पर दुआ मांग रहे थे, क्योंकि खबर तो कंफर्म हुआ नहीं था कि क्या हुआ है, तो दुआ मांग रहे थे कि कोई इस तरह की घटना ना हो जाए। लेकिन फाइनली यही चीज देखने को मिला कि चीजें जो है वह बद से बदतर होती चली गई और वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। जो मैंने आपसे पहले कहा था, ये एरिया जो है जिसको हमने पहले कहा था कि हार्ड लैंडिंग यहां पर हुआ, ये पहाड़ी इलाका जहां पर हार्ड लैंडिंग कहने का क्या मतलब है? सॉफ्ट लैंडिंग समझ लीजिए। सॉफ्ट लैंडिंग कहने का मतलब होता है कि जैसे प्लान था कि लैंडिंग होगा हेलीकॉप्टर का तो उस तरह से हो जाता आराम से, तो उसे सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। लेकिन हार्ड लैंडिंग मौसम खराब हो गया, किसी तरह की तकनीकी समस्या होगी, इस वजह से तत्काल लैंडिंग करना पड़ा और इन सब वजहों से परेशानी हो जाता है कई बार, तो बहुत तेज लैंडिंग होता है। अब यहां पर मौसम जैसे ही खराब हुआ, धुंध था और कुहासे का पूरा समय, तो इस वजह से क्या हुआ कि दिख नहीं पा रहा था कुछ, तो एक पहाड़ी जगह पर और ग्रामीण इलाके में लैंडिंग करना पड़ा जंगल में, और इस वजह से कहा गया कि हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो चुका है। जैसा कि आपको ध्यान होगा, भारत के सीडीएस हुआ करते थे विपिन रावत जी, उनका भी हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ था उसमें उनकी मृत्यु हुई थी और वह भी हार्ड लैंडिंग की वजह से हुआ था। तो ये चीजें यहां पर जो है समस्या का कारण बनता है, इस पर हमने चर्चा कर ही लिया। अब हम जरा समझ लेते हैं कि इब्राहिम रईसी के बाद, कि इब्राहिम रईसी जो है इनके बाद की क्या स्थिति होगी। देखिए ईरान के जो संविधान है, ईरान के संविधान में यह कहता है कि किसी वजह से प्रेसिडेंट वहां पर उपस्थित नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वह पदभार संभालेंगे। तो अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो पदभार संभाल लेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा वहां समस्या अभी जो है राजनीतिक अस्थिरता का नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा आपको, सर्वोच्च नेता प्रेसिडेंट नहीं होते हैं ईरान के। सर्वोच्च नेता
जो वहां पर हैं वह अली खामनेई हैं। तो उसके बाद जो है इनको उत्तराधिकार माना जा रहा था, लेकिन अब ये नहीं रहे, तो उपराष्ट्रपति वहां पर सत्ता संभालेंगे। जरा इनके विषय में समझ लीजिए, जो इब्राहिम रईसी हैं इसके विषय में क्या कहा जाता है। देखिए, ये एक ऐसे प्रेसिडेंट हुए ना कि जब ये प्रेसिडेंट बने भी नहीं थे, यूएसए ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया था, अमेरिका ने। ईरान के एकमात्र प्रेसिडेंट ये रहे हैं इस तरह के। और इन पर आरोप क्या है कि इन्होंने तकरीबन कहा जाता है कि 100 से अधिक बच्चों को फांसी पर चढ़ा दिया था। दरअसल इनका जो इतिहास रहा है वो काफी पुराना रहा है, ठीक है। अब जैसा मैंने कहा कि सर्वोच्च नेता का उत्तराधिकारी इन्हें कहा जा रहा है। इन्हें तेहरान का कसाई कहा गया। तेहरान का कसाई क्यों? क्योंकि ये काफी कट्टरपंथी विचार के माने जाते रहे, ठीक है। एक उस वक्त क्या हुआ था, एक डेथ कमिटी बना था, और डेथ कमिटी ईरान में, तो डेथ कमिटी इसलिए बना था कि विरोधी नेता जो होंगे उनको सजा दिया जाए, और ऐसे नेताओं को चुन करके तकरीबन 3000 से अधिक नेता जिनको फांसी पर चढ़ा दिया गया, और उससे पहले मैंने कहा बच्चों तक को फांसी पर चढ़ाया गया। तो इन सब वजहों से क्या हुआ, यूएसए ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया था। जब ये इलेक्शन लड़े थे तो केवल 62% ही उस बार वोटिंग हो पाया था। ईरान के इतिहास में अगर देखेंगे, पिछले 4 दशक का इतिहास आप देख लीजिए, तो सबसे कम वोटिंग इसे कहा गया, ठीक है। इनका काफी विरोध भी हुआ था, क्योंकि ये काफी रूढ़िवादी हैं, कट्टरपंथी हैं इस्लामिक चीजों को लेकर के, ठीक है। इस वजह से कई तरह की समस्याएं यहां पर हुआ था और इनको ये विरोध का सामना झेलना भी पड़ा था, ठीक है। 1979 में एक क्रांति होता है, 1979 में क्रांति होता है, इस्लाम क्रांति। और इसी इस्लाम क्रांति से यह व्यक्ति जो है सत्ता के करीब आता है, इसकी स्थिति मजबूत होती चली जाती है, और धीरे धीरे ईरान के पॉलिटिक्स में ये मजबूत होते जाते हैं। तो एक धार्मिक नेता से लेकर के प्रेसिडेंट बनने तक इनकी कहानी है। ये वकील भी रहते हैं और सरकारी वकील बनते हैं ईरान के। इसके बाद समझिए कि ये ईरान के चीफ जस्टिस भी बनते हैं, और उसके बाद प्रेसिडेंट तक पहुंचते हैं। तो काफी जो इनका इतिहास रहा है, आप देखेंगे कि विविधता काफी पाया गया है, कि एक समय धार्मिक व्यक्ति है, वकील है, सरकारी वकील बनता है, चीफ जस्टिस बनता है, फिर प्रेसिडेंट तक की कुर्सी पाता है, और फिर वहां का सर्वोच्च नेता का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। तो काफी मजबूत चेहरा। जब ये प्रेसिडेंट बने तो काफी विरोध हुआ था। देखिए, इनके विरोध में ये मैंने पहले कहा कि कट्टरपंथी व्यक्ति, जो बुर्का है, हिजाब है, उसको पहनने को लेकर के अगर कोई ना पहने महिला तो उसको सजा देने की बातें की गई। और इनके विरोध में देखिए फिर क्या होता है, महिलाएं ईरान की सड़कों पर उतर आती है। बहुत सारी महिलाओं ने क्या किया, विरोध में अपने बाल तक काटे। और आपको एक व्यक्ति का नाम याद होगा, एक महिला का, महसा अमीनी। महसा अमीनी जो है, इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, ईरान की पुलिस ने, इनके कहने पे ही, और फिर कस्टडी में ही, पुलिस हिरासत में ही इनकी मृत्यु हो गई, और कहा गया कि पुलिस ने मार दिया, सरकार ने मार दिया। तो हजारों महिलाएं जो है वह सड़क पर उस समय आ गई थी इनके विरोध में। ये देखा गया ये सब चीजें। अब यहां से ये समझते हैं कि ये सब घटना जो हुआ है, क्या इस घटना के पीछे मोसाद का हाथ है। मोसाद के विषय में सबसे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो मोसाद की चर्चा की जा रही है, तो मोसाद है क्या? इजराइल का एक खुफिया एजेंसी है, और मोसाद के लिए एक शब्द कहा जाता है, इस शब्द पे गौर कीजिए, किलिंग मशीन। अब ये शब्द सोचिए कितना एक तरह से खतरनाक दिखता है, कि एक ऐसा मशीन है जो सिर्फ मार काट के लिए जाना जाता है। 1949 में इसका निर्माण किया गया था। ये खुफिया एजेंसी है, गुप्त तरीके से काम करता है, बहुत ही खतरनाक एजेंसी है। जिस तरह से भारत का रॉ कहा जाता है, पाकिस्तान का आईएसआई है, ठीक वैसा ही इजराइल का ये है। देखिए, इजराइल जब भी युद्ध करता है ना, तो वह अपने अस्तित्व के लिए लड़ते रहता है। बाकी लोग लड़ते हैं विरोध के लिए, हार जीत के लिए, कुछ क्षणिक लाभ के लिए, कुछ विचारों के लिए, पर इजराइल के अस्तित्व का सवाल हो जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यह आपको इजराइल के लोकेशन पे भी देखने को मिल जाएगा। यहां पर आप देखिए इजराइल की स्थिति। सबसे पहले ये जगह जो आपको दिखेगा, यहां पर ये देखिए, ये जगह जो इजराइल का आपको दिख रहा है, यहां मैप पर आप सही से देख पा रहे होंगे, हाँ, ये जगह जो दिख रहा है
ये देखिए, ये जो इजराइल की स्थिति आपको दिख रहा है, ये जगह पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि ये घिरा हुआ है यहाँ पर इस्लामिक कंट्री से, ठीक है, और एक बचता है यहूदी कंट्री इजराइल। तो लगातार यहाँ पर क्या होता है, चारों तरफ से यह जो है विरोध का सामना करते रहता है। हाल ही में क्या हुआ, इसका जो यह क्षेत्र है गाजा पट्टी, गाजा पट्टी से आप जानते हैं कि हमास ने इस पर अटैक कर दिया, और हमास ने जब अटैक किया तो इजराइल की जो आर्मी है जवाबी कार्रवाई करने लगी। अब वहां पर ईरान जो है हमास का समर्थन कर रहा था, ठीक है, स्टोरी समझ लीजिए। ईरान ना सिर्फ हमास का समर्थन कर रहा था, बल्कि यमन में एक ग्रुप है जिसका नाम है हुती। तो हुती ने क्या किया कि इजराइल पे अटैक किया हमास के समर्थन में। तो यहां पर ये यमन, ये समझ लीजिए यहां पर, तो ईरान ने इसका भी समर्थन किया। और उसके बाद पिछले दिनों क्या हुआ है कि ईरान ने अटैक किया मिसाइल से इजराइल पर, तो इजराइल को काफी क्षति हुआ, और मोसाद ने यह कहा था कि हम बदला लेंगे। इजराइल ने स्पष्ट कह दिया था कि हम ईरान से बदला लेंगे, तारीख नहीं बता रहे हैं लेकिन आपसे हम बदला ले लेंगे। अब यहां पर समझिए कि ये कहां जाते हैं, तो अजरबैजान, इस जगह पर पहुंचते हैं ये अजरबैजान। और अजरबैजान की जो स्थिति है, इसकी जो दोस्ती है वह इजराइल के साथ है। देखिए किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। इस बांध का यहां पर उद्घाटन करने जाते हैं। इजराइल और अजरबैजान की काफी अच्छी दोस्ती है। ईरान, पिछले दिनों ही इजराइल ने ईरान को धमकी दे दिया था कि हम तुम्हें खत्म करेंगे। यूएसए जो है पहले से इन्वॉल्व था, इस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा रहा था। ये सब सारी चीजें चल रहा है। इसी बीच ये जनाब यहां पर चले जाते हैं और ये घटना पूरी तरह से हो जाता है। जब इजराइल को लेकर के यहां बातें की गई तो देखिए यहां पर हुआ क्या कि जब सारी चीजें हुई, आप ये अखबार की कटिंग को देखिए, जब चीजें कल फाइनल नहीं हुआ था, खबर ये नहीं आई थी कि मलबा मिला है या नहीं मिला है, बाकी सब जगह जो था कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इजराइल ने कंफर्म कर दिया कि मृत्यु हो गई कल ही, और यह भी कह दिया कि इसमें इजराइल का कोई हाथ नहीं है। तो बातें यह आई कि हमने तो ये आपसे पूछा ही नहीं था कि इजराइल का हाथ है या नहीं है, आप कंफर्म कैसे कर रहे हैं। तो ये एक तरह से समझ सकते हैं कि एक थ्योरी चल रहा है। ये जो है पूरी तरह से देखेंगे हर जगह ये ब्लेम है, ईरान के द्वारा आगे ब्लेम लगाया जा सकता है। ये चीजें देखिए, कुड इजराइल बिहाइंड द क्रैश ऑफ ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रसीदी। तो ये सब चीजें जो है लगातार अब मीडिया में चल रहा है, और मीडिया में ये चल रहा है तो यूं ही नहीं चल रहा है, इसके पीछे जो है इस व्यक्ति का दिमाग चल रहा है कि यह व्यक्ति क्या बदला ले लिया है ईरान से, क्या ईरान को इजराइल पर जो अटैक किया था मिसाइल अटैक, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। और यदि 1% भी सच्चाई इन बातों में है, तो मोसाद ने यदि ऐसा किया है, 1% भी सच्चाई है, तो चीजें जो है बहुत विकराल होने वाली है आगे, और ये चीजें कन्वर्ट होगी विश्व युद्ध में, तृतीय विश्व युद्ध। देखिए अभी पूरी दुनिया में अगर आप नजर दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। एक तरफ जहां यूएसए है, उसकी स्थिति पिछले कुछ दिनों में, विश्व अगर राजनीति पर आप नजर रखते होंगे तो आप देखते होंगे स्थिति कमजोर होता जा रहा है। यूएसए लगातार बहुत चीजों को लेकर के परेशान होता जा रहा है। एक तो क्या हो गया है कि इधर रसिया ने और चाइना ने कई तरह के समझौते कर लिए, दोनों आपस में भाई भाई कह रहा है। अब सोचिए रसिया और चीन, इधर क्या हो रहा है कि ये यूएसए ने तरह तरह के प्रतिबंध लगाए रसिया पे, और जब यूक्रेन से युद्ध हुआ, लेकिन भारत ने क्या किया, अपने हित को देखते हुए रसिया से कच्चा तेल खरीदना शुरू किया। उसके बाद इस बीच में क्या हो रहा है, ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाया यूएसए ने। भारत ने क्या किया, ईरान के साथ चाबहार जो पोर्ट है उसको लेकर के समझौता किया कि अगले 10 साल तक वही मैनेजमेंट इसका संभालेगा। उसके बाद अगर मिडिल ईस्ट की आप घटना देखें तो मिडिल ईस्ट में क्या होता है, इजराइल और हमास ऑलरेडी उलझा हुआ है। यूरोप में देखेंगे तो रसिया और यूक्रेन उलझा हुआ है। अगर आप साउथ चाइना सी में देखेंगे तो चीन और ताइवान के बीच लगातार चल रहा है। उसके अलावा फिलीपींस और जितने आसियान कंट्री हैं, साउथ चाइना सी की समस्या को लेकर के मामला वहां पर उलझा हुआ है। तो ये सब चीजें जो है, अफ्रीका के कई देशों में गृह युद्ध चल रहा है, ठीक है। तो ये विकराल स्थिति अब बनता हुआ नजर आ रहा है। I5 जो कंट्री कहा जाता है वे भी इन सब चीजों में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या आगे चल करके यह स्थिति देखने को मिलता है, और इसमें यूएसए, अमेरिका की क्या भूमिका रहने वाली है,
यह बहुत दिलचस्प बात होगा, क्योंकि जब यहाँ पर समझ लीजिए ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की मृत्यु हो गई है तो यूएसए में जश्न मनाया गया है, इजराइल में भी जश्न मनाया गया है और इजराइल के लोग बहुत खुश हैं। और यहां तक कहा इजराइल के लोगों ने कि यह ईश्वर के द्वारा किया गया न्याय है। अब समझ सकते हैं, क्योंकि वही मिसाइल अटैक हुआ था और फिर जो है ये बदला लिया गया। तो ये चीजें जो है इन्वॉल्व हो चुका है, सभी कंट्री एक साथ आकर के यहां पर जुड़ रहे हैं, एक जंक्शन बन चुका है। जब यहां पर अटैक किया गया, ईरान के द्वारा अटैक किया गया था इजराइल पर, तब समझिए वो ड्रोन अटैक हुआ था और उसमें फ्रांस आ गया था, ब्रिटेन आ गया था, यूएसए आ गया था, इजराइल आया था और ये सब उस मिसाइल को रोक रहे थे। आप समझ सकते हैं क्या चीज चल रहा है यहाँ पर। तो ये चीजें जो एक तरह से उलझा हुआ नजर आता है, ईरान की मदद करने के लिए रसिया आ गया, ईरान की मदद करने के लिए तुर्की आ गया और यहाँ पर इजराइल अजरबैजान की पहले से ही दोस्ती है, आर्मेनिया को लेकर के अलग से मतलब मामला उलझा हुआ है, यमन हुती को समर्थन ईरान ने किया और भारत का नाम आ गया कि भारत ने चाबहार जो है वहां पर समझौता कर लिया 10 साल के लिए। तो ये सब चीजें इतनी उलझ गया है अब विश्व स्तर पर कि संभव है कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में अब आपको ये चीजें जो है साकार होते हुए दिख सकता है। और ये चीजें अगर अभी होता है, वर्ल्ड वॉर 3 यदि अभी होता है, तो दुनिया अभी इस सब चीज के लिए तैयार नहीं है। 21वीं सदी अभी देखिए, पहले से ही कई देश जो है उलझे हुए हैं युद्ध में। एक समय कहा जाता था कि कन्वेंशनल वार अब नहीं होगा, अब जो है वार अगर होगा तो ट्रेड वार होगा, जैसे यूएसए और चाइना के बीच देखा भी जा रहा था लंबे समय से टैरिफ को लेकर के। लेकिन यह जो है एक तरह से भ्रांति साबित हुआ जब यूक्रेन और रसिया जो है उलझे, जब हमास और इजराइल उलझे आपस में, तब लगा कि नहीं ये चीजें हो सकता है। अब यही देखना है कि आगे चल करके क्या होता है, क्योंकि इब्राहिम रईसी इस तरह के व्यक्ति हुए जिसने ईरान को परमाणु संपन्न करने के लिए विश्व के जितने भी मजबूत और परमाणु संपन्न देश हो सकते थे, जहां जहां से मदद लिया जा सकता था, उस व्यक्ति ने ये लिया कि हम ईरान को परमाणु संपन्न बना दे। तो इन सब चीजों को लेकर के अब समस्या बनेगी और ये देखा जाएगा कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है इसमें क्या परिवर्तन होने वाला है। और यदि थोड़ी भी शंका होता है, मैं फिर से कह रहा हूं कि मोसाद का इसमें हाथ हो सकता है। जैसे वहां पर अजरबैजान में अभी चीजों की जो है तलाशी चल रही है, ब्लैक बॉक्स नहीं मिला है, चीजें सुराग ढूंढे जा रहे हैं कि क्या हुआ है, मलबा वगैरह इकट्ठा किया जा रहा है। यदि जरा सा भी शंका हो जाता है कि मोसाद का हाथ होगा, इजराइल का हाथ होगा, तो समझ लीजिए ईरान बैठने वाला नहीं है, वो पलटवार करेगा। और इसको लेकर के अगर ईरान जाता है तो हुती चला जाएगा, यमन इन्वॉल्व हो जाएगा, हमास इन्वॉल्व हो जाएगा, तो वहां पर फिलिस्तीन समझिए इन्वॉल्व होगा, तुर्की इन्वॉल्व हो जाएगा, रसिया इन्वॉल्व हो जाएगा। तो उस तरफ से इजराइल के तरफ से फिर आएगा, यूएसए आ जाएगा, इजराइल आ जाएगा, उसके बाद वहां से ब्रिटेन आएगा, फ्रांस आएगा, कनाडा आएगा। अब चाइना और भारत इधर बैठ करके देखने वाले नहीं है ना किसी तरीके से ये भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है दुनिया की तस्वीर बदल सकती है यह एक घटना। तो इस घटना पे लगातार जो है आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि संभव है कि आगे कुछ बड़ा अपडेट होने वाला है। आज के इस लेक्चर में इतना ही, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे यह बताइए कि क्या आपको वाकई लगता है कि मोसाद ने आखिरकार अपना बदला ईरान से ले लिया है और भारत जिसका अभी अभी समझौता हुआ था 4-5 दिन पहले ही ईरान के साथ, यही प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी जिनके साथ एमओयू भारत ने साइन किया था चाबहार पोर्ट को अगले 10 साल तक मैनेज करने को लेकर के, अब उस समझौते पर क्या असर पड़ेगा, अमेरिका का क्या अगला चाल होने वाला है, इजराइल को लेकर के अब बातें कही जा रही है, ये सब बातें जो है इनको लेकर के आप क्या सोचते हैं, 2 मिनट लगेगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। शुक्रिया, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, धन्यवाद।